भारत के लोग खबरों के प्रेमी होते हैं और रोचक खबरें तो भारत के लोगों को और भी आकर्षित करती हैं। फिर आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों स्मृति ईरानी मल्होत्रा ने महिषासुर को संसद में बहस के केंद्र में ला दिया था। महिषासुर को लेकर कई बहसें हुई और शायद आप दर्शकों को ना पता हो कि महिषासुर को बहस के केंद्र में लाने वाले कौन हैं। वो शख्स हैं प्रमोद रंजन। प्रमोद रंजन फॉरवर्ड प्रेस पत्रिका के संपादक हैं, जो लगातार बहुजन आंदोलन को दशा दिशा देने का काम करता रहा है। प्रमोद रंजन न केवल महिषासुर विमर्श के लिए जाने जाते हैं, बल्कि प्रमोद रंजन ने ओबीसी विमर्श को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज प्रमोद रंजन हमारे साथ बात करने के लिए हैं। प्रमोद रंजन से हम न केवल महिषासुर को लेकर बात करेंगे, बल्कि उनसे यह समझने की भी हम कोशिश करेंगे कि क्या है ओबीसी विमर्श, क्यों ज़रूरत पड़ी ओबीसी विमर्श की। साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम ओबीसी की बात कर तो रहे हैं, इस देश का प्रधानमंत्री भी एक ओबीसी हैं, तो क्या ओबीसी को वह स्थान मिल पाया है जो उनको मिलना चाहिए था, प्रतीक रूप में ही सही। तो प्रमोद जी, सबसे पहले हम यहाँ से सवाल की शुरुआत करते हैं कि अभी सरकार ने मान्यता दे दी है ओबीसी आयोग को। इसके पक्ष के भी कई बिंदु हो सकते हैं और विपक्ष के भी, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता दिए जाने का स्वागत किया जाना चाहिए और हमारी ये पुरानी मांग रही थी। जो लोग भी ओबीसी आंदोलनों से जुड़े हैं, अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों का ख्याल रखते हैं, एक लंबे समय से मांग करते रहे थे। विभिन्न सरकारों में मांग उठती थी कि एससी आयोग की तर्ज पे ओबीसी के आयोग को भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। अब समाज में कई तरह की आशंकाएं हैं, पक्ष विपक्ष तो नहीं, कुछ लोगों को आशंकाएं हैं चूँकि यह फैसला बीजेपी सरकार ने किया है, जो मुख्य रूप से संघ का एक राजनीतिक संगठन है, आरएसएस का, तो शंकाएँ स्वाभाविक हैं। तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो हम उसको उस रूप में देखेंगे, लेकिन ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि एक सरकारों तक सीमित नहीं है, सरकारों से आगे जाएगा, एक संवैधानिक फैसला है। इसके बाद ओबीसी आयोग के पास अधिकार होगा कि अगर कोई आरक्षण के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो उसको सजा दे सके, सम्मान कर दे सके। बल्कि कई किस्म के सर्वेक्षण और अध्ययन जो आयोग करते हैं उसके लिए भी ज़्यादा अधिकार उसके पास होंगे। पहले हमें जो ड्राफ्ट आएगा नए आयोग का, उसका इंतज़ार करना चाहिए और स्वागत की मुद्रा में फ़िलहाल रहना चाहिए। हर चीज़ का तुरंत विरोध करना उचित नहीं। लेकिन प्रमोद जी, इस सरकार की जो नीयत है, लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा वाले जितने भी राज्य हैं जहां भाजपा का शासन है, वहां जिस तरह से आरक्षण पर हमले हो रहे हैं और लगातार इस सरकार के लोग जिस तरह से आरक्षण पर हमले बोलते हैं, उस नज़रिए से आपका स्वागत किया जाना को हम लोग कैसे देखें? देखिए, एक तो आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सरकार से आगे की चीज़ है। एक सरकारें आएंगी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार आई है तो हमेशा रहेगी। हम लोगों को आरक्षण के हित में या सामाजिक न्याय के हित में आंदोलन करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे फैसले जिनका दूरगामी असर होना है, आप कल्पना कीजिए कि आज बीजेपी सरकार जातीय जनगणना के आंकड़े घोषित कर दे, तो अगर हम कहने लगें कि नहीं बीजेपी सरकार ने किया, जो किया है, जितना मिल रहा है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। एक उदाहरण दूँ आपको कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उच्च शिक्षा में फेलोशिप नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी राजनीति के कारण ही 300 लोगों को फेलोशिप घोषित की, जो मिलने लगी है। तो हम इसका स्वागत करेंगे, हम इसका विरोध तो नहीं करेंगे ना। हमारा आंदोलन जारी रहेगा कि आप इसकी संख्या बढ़ाएँ, हमारा आंदोलन जारी रहेगा कि सही लोगों को मिले, इस अर्थ में मैं। लेकिन नियत के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के इन कामों को समझने की अगर हम कोशिश करें, आप देखिए न केवल भाजपा के समय में, कांग्रेस के समय से भी आप देखिए कि विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है। विश्वविद्यालयों में, यही जहां अभी हम बैठे हैं जेएनयू के पास, जेएनयू में कितने ओबीसी प्रोफेसर हैं। तो नियत के स्तर पर अगर सरकार की नियत को आप ठीक ठाक आंक रहे हैं कि अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे, तो क्या लगता है कि नियत के स्तर पर है दुरुस्ती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार की नीयत अच्छी है। सरकार की नीयत है अन्य पिछड़ा वर्गों की एकता को तोड़ना। जो मौजूदा सरकार है उसका एजेंडा है मुख्य रूप से बहुजनों की एकता को तोड़ना, इनको विभाजित करना और राज करना। तो उनकी नीयत क्या है यह तो स्पष्ट है, लेकिन हमें भी तो अपनी रणनीति सोचनी चाहिए कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। अगर हम रिजेक्ट करेंगे सभी चीज़ों को तो उससे हमें कुछ हासिल नहीं होना है। हमें आगे की यात्रा के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ें अच्छी होती हैं
उसका स्वागत करना चाहिए, प्रशंसा भी करनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं प्रमोद कि नीयत जो है अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप आंदोलन की भी बात कर रहे हैं कि आंदोलन चलते रहना चाहिए। तो लगातार आंदोलन तो चल ही रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हम अगर देखें कि न केवल ओबीसी बल्कि पूरा दलितवाद, ओबीसीवाद, वो कहाँ है अभी? आंदोलन तो चल ही रहे हैं, लेकिन वो कोई मुकाम पाया है या फिर हार गया है? नहीं, निश्चित रूप से हमने काफ़ी लंबी यात्रा पूरी की है, मंजिल दूर है, लेकिन आप देखें कि आज़ादी के कोई पैमाना माने तो पिछले 60 सालों में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। आरक्षण के बूते, फिर शिक्षा में हम आए, आज आप देखें कि हमारी स्थिति बेहतर हुई है, ये आंदोलनों के कारण हुई है। आप भाजपा को भी आज झुकते हुए पाते हैं, संघ को भी आज घुटने टेकते पाते हैं हमारे सामने, तो हमारे आंदोलनों के कारण हुई है। फिर कांग्रेस ने हमें उपहार स्वरूप नहीं दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं प्रमोद की घुटने टेक रहे हैं, लेकिन तमाम राज्यों के जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसमें वो घुटने तो टेक नहीं रहे, बल्कि वो तो और अधिक प्रचंड तरीके से राजनीतिक रूप से सामने आ रहे हैं। जितने भी विश्लेषण आपने देखे होंगे अभी तक, बिना किसी अपवाद के, सबने ये माना है कि संघ ने बहुजनों के सामने घुटने टेके। संघ की क्या नीति रही है हम सब जानते हैं कि उनका मुख्य एजेंडा रहा था ब्राह्मण वर्चस्व, उसको उसने तोड़ा है, वो झुके हैं, उनकी मजबूरी है झुकना ना, तो घुटने को टेक ही रहे हैं। कौन लोग आए हैं संघ के माध्यम से ही, उनकी नीयत गलत है, लेकिन गलत नीयत से भी उनको घुटने टेकने पड़ रहे हैं, और हमको उनकी नीयत को समझ करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है। उनके घुटने टेकने को देख के हम प्रसन्न हो लें, ये उचित नहीं होगा। हम उनकी नीयत को समझें। आप उनके घुटने टेकने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह वो लोगों के बीच जाकर काम कर रहे हैं, गाँव में, शहरों में, हर घर में संघ आज दस्तक दे रहा है, तो क्या उसके दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, जैसे ओबीसी के लोग जो विमर्श चला रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, या दलित विमर्श, दलित आंदोलन जो लोग चला रहे हैं, क्या संघ को वो टक्कर देने की स्थिति में है, या संघ उससे बहुत आगे जा रहा है कि उसको काफ़ी दिनों तक टक्कर नहीं दिया जा सकेगा? आंदोलन एक लंबे समय से चल रहा है, इतनी छोटी बात नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 सालों में उत्तर भारत की राजनीति की आप देख रहे हैं। मुख्य रूप से पिछले 10 से 15 सालों में हमारे आंदोलनों का पतन हुआ, मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलनों का। सामाजिक आंदोलन अपनी गति से चलते रहे, कमज़ोर है उनकी धारा, लेकिन वो चलते रहे, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक आंदोलन जो सामाजिक आंदोलनों की नींव पर खड़े हुए थे, त्रिवेणी संघ के आंदोलन पर, अर्जक संघ के आंदोलन पर, कांशीराम जी के आंदोलन पर, उनका पतन हुआ। वो शक्तियाँ भ्रष्ट हुई, वंशवादी हुई, आर्थिक रूप से भ्रष्ट हुई, चापलूसों से घिरी, और इसका नतीजा हम देखते हैं कि हम संघ से हारे। तो यह तो है। प्रमोद, अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज का मेरा, कि जो महिषासुर वाला मामला है पूरा, आप लोग उस मामले में आप लोगों को जो है काफ़ी परेशानी भी झेलनी पड़ी थी। तो हम लोग बचपन से ही दुर्गा की पूजा करते आए हैं, माथा टेकते आए हैं, दुर्गा माँ कहते आए हैं, तो ये एकदम से सब कुछ शांत, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये आप नया जो है महिषासुर शहादत दिवस लेकर आए, सब कुछ इतना शांत था, तो आप लोग जो ओबीसी वाद या फिर दलितवाद चला रहे हैं, आप लोग इस शांति में कंकड़ क्यों मार देते हैं? एक तो आपकी जो उम्र है, आप मेरे हम उम्र ही हैं, हम लोगों को याद नहीं है कि दुर्गा पूजा वास्तव में कब से शुरू हुई। दुर्गा पूजा का इतिहास इस देश में सिर्फ 250 साल पुराना है अधिकतम, और उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में ये सिर्फ 15 से लेकर 30 साल के भीतर शुरू हुई। आप कहीं भी जाएं, अपने घर में जाएं, किसी को ये पूछें कि आप दुर्गा के पूजा में जो मूर्तियां लगती हैं, जो दुर्गा का मेला लगता है, ये कितने सालों से लग रहा है आपके शहर में? आप अपने शहर को याद करें, उसका इतिहास 30 साल से पीछे तो कतई नहीं जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अधिकांश जगहों पर 15 साल से। तो एक तो कि आप दुर्गा को माता कह रहे थे, ये बहुत पुराना नहीं है। माता कहना आपको सिखाया गया। जैसे करवा चौथ आप मना रहे थे, ये सही नहीं है। करवा चौथ आपको बाजार ने, दूसरी शक्तियों ने सिखाया। बल्कि महिषासुर उससे ज़्यादा प्राचीन परंपरा थी, और महिषासुर अकेले ही नहीं है, असुर परंपराएं हैं, आदिवासी और बहुजन परंपराओं की बात। उन सभी परंपराओं को एक एक करके ख़त्म किया गया। महिषासुर घाट है बनारस में, कौन जानता है? आज आप दूसरे घाटों को जाते हैं, कहीं गंगा आरती हो रही है, क्यों नहीं महिषासुर घाट पर लोग जाते हैं? महिषासुर घाट है वहाँ। और कंकड़ हमने नहीं मारा। आप जेएनयू को लें, आप जेएनयू में बैठे हैं, जेएनयू में एक शिक्षण संस्थान में किसी पूजा की क्या आवश्यकता है? दुर्गा पूजा कब शुरू हुई जेएनयू में? किसने शुरू की? हमने शुरू की। 15 साल पहले आप आकर जेएनयू में दुर्गा पूजा शुरू करते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ना।
उसकी प्रतिक्रिया होगी और लोग अपने अब इन तबकों के लोग आएंगे तो अपनी परंपराओं के साथ भी आएंगे। आप महिषासुर शहादत दिवस की बात करते हैं, सेलिब्रेट कर, आखिर है क्या आपके लिए, हमारे लिए बचपन से जो समझते आए हैं महिषासुर एक दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट राक्षस जो छवि बनाई गई है, लेकिन आपके लिए प्रमोद महिषासुर क्या है जिसको आप स्थापित करना चाहते हैं? एक तो सिर्फ महिषासुर की बात नहीं है, बहुजन परंपराओं और संस्कृति की बात है जो ज़्यादा गहराई तक जाती है। जैसे आपका पहला सवाल राजनीतिक था, तो राजनीति कैसे खड़ी होगी? राजनीति तो कुछ समय के लिए होती है, बीजेपी आएगी चली जाएगी, बसपा आएगी, लेकिन संस्कृति का मसला मूल होता है। हम हज़ारों सालों में हारे ही इसलिए थे कि अपनी संस्कृति पर हमारे उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो एक तो महिषासुर आंदोलन को मैं इस रूप में देखता हूँ। दूसरा, महिषासुर आंदोलन का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी को अपमानित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मनुष्यता प्रेम सीखे। आप कह रहे हैं महिषासुर बुरी आत्मा था, कैसे कह रहे हैं? जिन धर्म ग्रंथों को आप पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, क्या उनमें कहीं लिखा हुआ है, उनमें कहीं लिखा हुआ है कि महिषासुर ने क्या बुराई की थी? किसको एक चीज़ आप बता सकते हैं? वही धर्म ग्रंथ बताते हैं कि महिषासुर एक पराक्रमी राजा था। एक स्त्री आती है, उसको लुभाने की कोशिश करती है, वो उसे प्रणय निवेदन करता है। यही चीज़ सूर्पनखा के साथ भी है। तो वही धर्म ग्रंथ खुद ही पोल खोलते हैं कि वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं था। पहली चीज़ तो ये, हालांकि उन धर्म ग्रंथों का प्रमाण मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदिवासी प्रमाण बहुत सारे हैं, उनकी कथाएं अलग है। आदिवासी कथाओं में एक महानायक है, बड़ादेव नाम से भी कई जगह उनकी पूजा होती है। गोंड समुदाय उनकी पूजा करता है, मेघनाथ की पूजा करता है। तो एक चीज़ तो ये है कि हम ब्राह्मण ग्रंथों को ये प्रमाण क्यों मानें, और अगर उनको भी प्रमाण मानते हैं तो वो ग्रंथ ये भी नहीं बता पाते कि महिषासुर ने क्या जुर्म किया था। तो ये बहुत सारे लंबे कारण हैं। और लेकिन आप जो आंदोलन चला रहे हैं महिषासुर के नाम पर, जो आंदोलन लगातार आप अपनी पत्रिका फॉरवर्ड प्रेस में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत विस्तार हुआ है, लेकिन ये जो छिटपुट तरीके से जो हो रहा है, कोई इसका क्या कोई व्यापक असर होता दिखता है आपको? हाँ, व्यापक असर तो इन्हीं चीज़ों का होना है ओम जी। व्यापक असर सड़कें बनने का नहीं होता है। सड़कों की उम्र कितनी होती है? 3 साल 5 साल। संस्कृति की उम्र लंबी होती है और छोटे मोटे पैमाने पर नहीं हो रहा है। ये करीब 1000 से अधिक जगहों पर पिछले साल मनाया गया 2016 में। 1000 शहरों में मनाए जाने का मतलब है कि बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं, और वो मनोविज्ञान में परिवर्तन लाता है। बहुजनों को समझ में आता है कि हमारी कोई संस्कृति थी। मैं बार बार कहूँगा कि अकेले महिषासुर की बात नहीं है, बात आपको अपनी संस्कृति पर क्लेम करने की है, अपनी बात रखने की है। अन्यथा आप जब वही बात, सारी बातें उनकी आप सांस्कृतिक स्तर पर मानते जाएंगे ब्राह्मणवाद की, तो आप भाजपा को हरा के क्या कर लेंगे, क्या हासिल करेंगे? भाजपा या संघ का एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा आप यह समझते हो कि राजनीतिक ताकत हासिल करना है, तो आप गलत समझते हैं। ब्राह्मणवाद का हमेशा एजेंडा रहा है सांस्कृतिक प्रभुत्व हासिल करना। वो कभी भी राजनीतिक ताकत नहीं हासिल करना चाहते हैं। आज भी वो देखिए कौन है प्रधानमंत्री उनका? नरेंद्र मोदी। किसको बनाया उत्तर प्रदेश में? जोगी। जोगी क्या है? उनकी जाति नहीं है, राजपूत परिवार में पैदा हुए, 22 साल की उम्र में उन्हें घर छोड़ दिया, गोरखपंथ में दीक्षित हो गए। तो चाहते हैं, ये उनके लठाए थे, ये उनके ट्रोल हैं, जो जनता को ट्रोल करते हैं। उनके माध्यम से शासन करना चाहते हैं और संस्कृति पर अपना कब्जा रखना चाहते हैं। हमारी लड़ाई सांस्कृतिक होनी चाहिए, ज़मीनी स्तर पर होनी चाहिए, और इसका एक बड़ा फ़ायदा है। आपने खुद ही चर्चा कर दी योगी आदित्यनाथ की, उस मैं आना चाहता था। ये गोरखनाथ, ये जो संप्रदाय है, इसके भी ब्राह्मणीकरण की जो है कोशिश शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मणवाद कमज़ोर हो रहा है या दिनों दिन और मजबूत हो रहा है? हाँ, निश्चित से उनका ब्राह्मणीकरण हुआ है। जितने गोरख पीठ हैं सभी में आज आपको हनुमान की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जबकि शंकर से तो कुछ लेना देना रहा भी है गोरखपंथ का, हनुमान से कोई लेना देना नहीं। अभी हम लोग राजस्थान में गए थे, गोगाजी मेड़ी एक जगह है, गोरखनाथ का मठ है, वहाँ देखा हनुमान की मूर्ति गोरखनाथ की मूर्ति के बगल में लगी हुई। और तमाम कर्मकांड जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड कह सकते हैं, वो सब कर्मकांड वहाँ होते हैं। लेकिन आने वाली जनता, 90% जनता वहाँ दलित बहुजन है। तो जाहिर है कोशिश है कि
इन लोग जो इनके भक्त हैं, जो गोरख मठ से जुड़े हुए हैं, कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, इन सब का ब्राह्मणीकरण किया जाए, और वो सफल हुए हैं। तो यही मैं फिर से आपके पुराने प्रश्न की ओर लौटना चाहूँगा जो आपने पहले पूछा था कि महिषासुर आंदोलन का क्या फ़ायदा है। अगर हम नहीं करेंगे इसको, हम क्लेम नहीं करेंगे, तो ब्राह्मणीकरण होता रहेगा। योगी आदित्यनाथ आते रहेंगे, वहीं से नरेंद्र मोदी निकलेंगे, वहीं से प्रवीण तोगड़िया निकलेंगे, वहीं से उमा भारती निकलेंगे, सभी पिछड़े समुदाय के, वहीं से अपने बंगारू लक्ष्मण निकलेंगे। तो आपने नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले ही लिया, तो अब यह भी बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी भी तो ओबीसी है, तो ओबीसी हैं तो वो क्या देश को ब्राह्मणवाद से मुक्त करेंगे? नहीं, ओबीसी हैं तो अब ब्राह्मणवाद से क्यों मुक्त करेंगे? मैंने पहले ही बताया आपको कि उन्हीं के एजेंट हैं वो। ब्राह्मणवाद के लिए की स्थापना का उनको दायित्व सौंपा गया है, वो ब्राह्मणवाद से मुक्त कर ही नहीं सकते। वो दूसरी चीज़ों में बेहतर हो सकते हैं, अच्छे प्रकार प्रशासक हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन उनकी लड़ाई ब्राह्मणवाद से नहीं है। उस पर तो सोचना ही नहीं चाहिए कि वो ब्राह्मणवाद से मुक्त करेंगे या उस दिशा में कभी भी जाएंगे। आप प्रमोद संपादक हैं फॉरवर्ड प्रेस के, तो एक सवाल तो यह भी बनता है कि ये ओबीसी विमर्श, मैं साहित्य की ओर आ रहा हूँ, ओबीसी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, आखिर इतने खाँचों में जो है हम लोग सब कुछ को क्यों बांट रहे हैं? इसकी ज़रूरत क्यों है? हाँ देखिए, जब हिस्सेदारी की बात होती है तो एक तो पहला चीज़ तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि आप अगर समझ रहे हैं कि हमने कोई ओबीसी साहित्य खड़ा किया, वो मैं आगे आऊँगा, लेकिन विभाजन में कोई दिक्कत नहीं। यही हिंदू लोग कहते हैं कि आप आरक्षण दे के देश को बांट रहे हैं, लेकिन जहाँ हिस्सेदारी की ज़रूरत है वहाँ विभाजन से परहेज़ नहीं करना चाहिए। वो एक ऑथोरिटेरियन सोच है। विभाजन अगर जहाँ होने लायक हो, जहाँ व्यवहारिक हो, जहाँ उचित हो, बिल्कुल होना चाहिए। समाजों का उसे देखने का नज़रिया स्पष्ट होता है, और भी कई चीज़ें होती। लेकिन ओबीसी साहित्य हमने नहीं शुरू किया। ओबीसी साहित्य पर लेख हमने छापे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक संपादक होता है तो कई मतों को जगह देना आपकी जिम्मेवारी है, अगर मत तर्कसंगत हो तो। हाँ, हमने कुछ शुरू करने की कोशिश की तो वो बहुजन साहित्य पर विमर्श था। उसका कारण यह था कि हम यह देख पा रहे थे कि दलित साहित्य जो है वो अनुसूचित जाति साहित्य बन गया है। यानी कि आप अनुसूचित जाति में पैदा हुए तभी आप लिखेंगे तो दलित साहित्य होगा। अब अनुसूचित जाति क्या है? अनुसूचित जाति दलित का पर्याय नहीं है। दलित एक बड़ा अर्थ, दलित में वो बहुत सारी जातियाँ हैं, उसमें अति पिछड़े के लोग भी शामिल हैं उस अवधारणा में। और दलित साहित्य का जब निर्माण हो रहा था उस समय भी ये सभी लोग शामिल थे। तो ये हमने महसूस किया कि वो जैसे कुछ लोग बैठ गए हैं उसके आसपास और पहरेदारी के लिए कि जो दलित नहीं है, जो अनुसूचित जाति का नहीं है, अगर वो कुछ लिखेगा तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो हमें लगा कि एक बहुजन साहित्य की अवधारणा होना चाहिए जिसमें सभी उत्पीड़ित जातियाँ, उत्पीड़ित समुदायों की बात हो और उनके नज़रिए से उसको देखा जाए। तो हमने जब उस दिशा में काम किया तो यह महसूस हुआ कि बहुजन की अवधारणा कैसे बनेगी। बहुजन की अवधारणा में दलित, मतलब अनुसूचित जाति के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और स्त्रियाँ शामिल हैं, पसमानदा मुसलमान शामिल हैं। तो ये अवधारणा तो तभी बनेगी ना जब इन जातियों का भी अपना साहित्य, या कम से कम उस दृष्टिकोण से देखा जाए। अगर दूसरे जातियों का कोई साहित्य है ही नहीं या चिन्हित ही नहीं किया गया है तो अब बहुजन की अवधारणा नहीं बन सकती। जैसे कि आप बहुजन राजनीति की बात करें और राजनीति सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग की हो। सपोज कीजिए कि, कल्पना कीजिए कि दलितों की कोई राजनीति है ही नहीं, तो बहुजन राजनीति कैसे बनेगी? तो इसलिए हमने उस पर बल दिया कि बहुजन ओबीसी की जो चीज़ें हैं साहित्य में उसको भी देखा जाना चाहिए। और मेरे नज़र में वो कोई साहित्य नहीं है बल्कि आलोचना की एक पद्धति है। कि आप देखें प्रेमचंद में अगर अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आए हैं, होरी आया है तो वो कैसे आया है, क्या प्रेमचंद ने उसको ठीक से चिन्हित किया है कि नहीं। अभी भालचंद नेमाड़े का उपन्यास आया है हिंदू, तो अब देखें कि हिंदू में उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों को लिया है तो कैसे लिया है। तो यह बात है, हमारी कोशिश है वो बहुजन साहित्य की अवधारणा विकसित करने की। लेकिन प्रमोद जी, साहित्य इतनी पवित्र चीज़ है और उसमें आप लोग ओबीसी, दलित, आदिवासी ये सब करके आप साहित्य की पवित्रता क्यों भंग कर रहे हैं? साहित्य कितनी पवित्र चीज़ है यह आपको एक सूची हम लोगों ने प्रकाशित की थी, उसको कभी देखें आप। 2 बड़ी पवित्र संस्थाएं हैं इस देश में, एक है ज्ञानपीठ और एक है साहित्य अकेडमी। इन दोनों ने जो पुरस्कार दिए हैं साल दर साल, 50 सालों का इतिहास है ज़्यादा का, उनको आप देखें। इसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं। तो इतना पवित्रतावाद तो चल रहा है, हम थोड़ी उस पवित्रता को थोड़ा गंदला करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि इन समुदायों के लोग भी आएँ, इनकी बात भी सामने आए। थोड़ा गंदा हो तो हम थोड़ा गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की शुभकामनाएं प्रमोद जी आपके साथ है कि आप थोड़ी और साहित्य जैसी पवित्र चीज़ में थोड़ी गंदगी फैला दें। हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। तो ये थे प्रमोद जी जो कैमरे पर आने से बचते हैं, मंच पर बोलने से बचते हैं, लेकिन आज नेशनल दस्तक की टीम ने प्रमोद जी को कैमरे पर लाया है और प्रमोद जी से बहुजन आंदोलन, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, हर मसले पर, महिषासुर के मसले पर, हर मसले पर हमने बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।